हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आज की जो वीडियो रहने वाली है यह आपके जीके जीएस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपकी एक वर्दी की जंग है, जो आपकी इसी महीने की अंत में आपको देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है आज की वीडियो। और आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताना सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी। ठीक, अगर सुभाष चंद्र बोस जी की बात किया जाए तो देश नायक की उपाधि तो आपको बतानी ही है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो जर्मनी का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। बहरहाल यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनको देश नायक की उपाधि किसने दी थी। तो देखिए, जो इनको देश नायक कहे थे पहली बार या देश नायक की उपाधि दिए थे, वे हो जाते हैं राष्ट्रीय कवि, जिनका नाम वो हो जाते हैं कवि गुरु, जिनको कहते हैं क्या, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या कहते हैं? कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा इन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि दी गई थी। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा? किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा कश्मीर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा जूनागढ़, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा गोवा। तो देखिए, जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया अपना, इसके बावजूद कुछ छोटे छोटे रियासत ऐसी थी जो कि भारत में विलय नहीं होना चाह रही थी और वो भारत से अलग रहना चाह रही थी। वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित की हुई थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी रियासतों को एक करने का जो एक स्वप्न देखा था, उसी के तहत ये जो बिखरी हुई रियासतें थी, इनको सबको भारत में एक करने के लिए कुछ तो आसानी के साथ आ गई और कुछ के लिए जो है विशेष अभियान चलाया गया। तो यहाँ को आपको पूछ रहा है कि किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो देखिए, 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ और उस समय क्या था कि हैदराबाद रियासत जो आपकी थी, यहाँ पर आपको पृथक घोषित की हुई थी। यह कह रही थी कि मैं स्वतंत्र रहूँगी। और यहाँ के जो निज़ाम थे, कौन थे? निज़ाम थे। और निज़ाम का नाम था यहाँ पर जो निज़ाम थे, और निज़ाम का नाम था यहाँ पे उस्मान अली खां। इनका मानना था स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र रखने का। लेकिन 1948 के तहत ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके तहत इसे हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। कश्मीर की बात किया जाए तो यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी थे। पाकिस्तान से जब इनके ऊपर आक्रमण हमला होने वाला था तो इन्होंने भारत की सहायता मांगी और इन्होंने भारत में विलय स्वीकार कर लिया था। जूनागढ़ की बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गया था। और गोवा की बात किया जाए तो गोवा सबसे पहले जो आपका यूरोपीय कंपनियों द्वारा ग्रहण किया गया था गोवा, और सबसे बाद में 1961 में जाकर के गोवा भी भारत का हिस्सा बन गया। तो ऑपरेशन पोलो आपसे पूछा हुआ, तो ऑपरेशन पोलो आपको चलाया गया था हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद आपके मूसी नदी के तट पर स्थित है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आपको दी गई है? ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता आपको किस आर्टिकल के तहत दी गई है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल आपका 22। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपकी किस आर्टिकल के तहत है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको हम लोग रख सकते हैं। तो जो आपका प्रेस की स्वतंत्रता है यह हो जाएगी आपकी आर्टिकल नंबर 19 के तहत, अनुच्छेद 19 में आपका प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 20 की बात किया जाए तो दोष सिद्धि के संदर्भ में आरक्षण देता है। आर्टिकल नंबर 21 आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आपके आपातकाल के भी समय, इमरजेंसी के भी समय, जब आपके सारे जो है मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, तभी आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल आपका 21 यह हमेशा जो आपका स्वतंत्र होता है, या कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता है। आर्टिकल नंबर 22 की बात किया जाए तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण देता है आपका आर्टिकल नंबर 22। तो यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 19 यानी अनुच्छेद 19 आपका
प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही शानदार जानदार से क्वेश्चन है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा दांडी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा सूरत, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा साबरमती, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा पवनार। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ठीक, कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा दांडी, दूसरा सूरत, तीसरा साबरमती, या चौथा पवनार। आइए इसकी कहानी जानते हैं। नमक सत्याग्रह की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक, तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत होती है, जिसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, यह आपके 12 मार्च 1930 से शुरू होती है। कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 से, और यह आपकी 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। कब चलती है? 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। इसमें गांधी जी सहित 18 इनके सहयोगी थे, जिन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक इन्होंने 390 किलोमीटर की दूरी तय की पैदल, और दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो क्वेश्चन करा महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो सीधा से इसका जवाब हो जाएगा साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से गांधी जी ने यह आंदोलन या सत्याग्रह शुरू किया था। और समाप्त कहाँ पर होता है? यह जाके आपके दांडी नामक स्थान पर समाप्त हो जाता है 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद, और आपका 6 अप्रैल 1930 का दिन था। बहुत बढ़िया, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा लॉर्ड वेबल, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा का अंत किसने किया? प्राचीन समय में जब आप देखेंगे, प्राचीन भारत में जब आप देखेंगे, तो एक कुप्रथा थी जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था, यदि किसी महिला का पति की उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो पति के शव के साथ साथ महिला को भी आग में क्या होना पड़ता था? सती होना पड़ता था, उसको भी जला दिया जाता था। ये एक कुप्रथा अपने यहाँ चली आ रही थी भारत में। इसमें क्या हुआ, जो प्रथम भारतीय द्वारा इसका विरोध किया गया वे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी के जो बड़े भाई थे जगमोहन राय, उनकी पत्नी का नाम था अलका मंजरी, और जब जगमोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो अलका मंजरी को, जो इनके भाभी थी, उनको सती होना पड़ता है। इससे दुखी होकर के राजा राम मोहन राय ने प्रथम प्रयास तो किया, लेकिन जो पूरे भारतवर्ष पे इस पर रोक लगाए वे थे विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग। यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया? वे हो जाएंगे विलियम बेंटिंग। एक कुप्रथा के रूप में जो चली आ रही थी, उसका जो समापन किए हुए थे कौन? विलियम बेंटिंग। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाए, तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे कि भारत के पहले वायसराय बनने वाले व्यक्ति थे, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कह रहा है किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा वाराणसी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा लखनऊ, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बाराबंकी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा भोपाल। किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? ये शहरे तमन्ना अमीरों की दुनिया। किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो देखिए, लखनऊ को कहा जाता है आपका नवाबों का शहर। किसका शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर। और अगर हम वाराणसी की बात करें, किस शहर की बात करें? अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी आपका मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि वाराणसी मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम लोकसभा सीट किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा गोवा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा सिक्किम, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है तेलंगाना, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा उत्तराखंड। तो देखिए, जो गोवा में अगर हम बात करें लोकसभा की कितनी सीट है, तो गोवा में हो जाती 2 सीट लोकसभा की। सिक्किम में कितनी सीट हो जाती है? सिक्किम हो जाती 1 सीट। तेलंगाना में 17 सीट हो जाती है लोकसभा की, और उत्तराखंड में 5 सीट देखने को मिलती है। तो सबसे कम लोकसभा की सीट कहाँ देखने को मिलेगी? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि सिक्किम। कौन सा हो जाएगा आपका? सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम लोकसभा की सीट देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन खूबसूरत सा क्या कह रहा है? कह रहा तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा लाला लाजपत राय, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा महात्मा गांधी। तो तीनों गोल में सम्मेलन
आपका 1930 से लेकर के 1932 के मध्य ब्रिटेन में आयोजित होता है। इसमें भारत की ओर से एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, उनका क्या नाम था? तो देखिए, उनका अगर हम नाम की चर्चा करेंगे, जो उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वह हो जाते हैं भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाते हैं? भीमराव अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगर बात किया जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो आपका 1931 के अंतर्गत होता है, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे महात्मा गांधी, तो कांग्रेस मात्र एक बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती, वो भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन अगर कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन को कौन से भारतीय थे जिन्होंने भाग लिया था, वे हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक, चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ठीक है, 1896 के अंतर आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा रामकृष्ण परमहंस, दूसरा ऑप्शन कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा स्वामी ब्रह्मानंद, या चौथा ऑप्शन कह रहा स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, यह आपको बताना है। तो देखिए, 1896 के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। कौन शुरुआत करता है? स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु होते हैं उनका नाम रहता है रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम रहता है? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है 1886 में। कब हो जाती है? 1886 में। उसके बाद इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता के अंतर्गत की थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनका जो जन्म होता है वो 12 जनवरी को होता है। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, बचपन का इनके नाम, अगर प्रारंभिक नाम की बात किया जाए तो इनका नाम रहता है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम रहता है? नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन बाद में खेतड़ी शासक होते हैं अजीत सिंह, उनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया था। और अजीत सिंह ने ही इनको आर्थिक मदद दी थी कि 1893 में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में हो रहा था, वहाँ पर भारत की ओर से जो है प्रतिनिधि किए थे स्वामी विवेकानंद जी। इस तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर बनने वाला हुआ बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इनके द्वारा दिया गया बहुत ही फेमस स्लोगन था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वो कह रहा कि नूनामती क्यों प्रसिद्ध है? एक जगह है आपकी नूनामती, वह किस लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा कपड़ा उत्पादन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा प्लास्टिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा पेट्रोलियम, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा नमक उत्पादन। तो नूनामती आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो नूनामती आपके असम के गुवाहाटी में एक जगह है नूनामती, और यह किस लिए फेमस है यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका फेमस हो जाता है यह हो जाता है आपके पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। किसके लिए फेमस है? यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वह ऑप्शन नंबर तीसरा बन जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? पहला ऑप्शन कर रहा है मणिपुर, दूसरा कर रहा है सिक्किम, ऑप्शन नंबर तीसरा कर रहा है असम, या ऑप्शन नंबर चौथा कर रहा है मेघालय। मेघालय। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखिए, जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यह है आपके मणिपुर में। कहाँ पर है? यह आपके मणिपुर में स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यह अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यह पहला तैरता हुआ एकमात्र है नेशनल पार्क आपका। अच्छा, यहाँ है क्या कि लोकटक झील है। क्या है? लोकटक झील है, वहीं पर ये आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इस पर क्या है कि बड़े बड़े पत्तियों में आपकी जो है एक वनस्पति पाई जाती है जिसको कहते हैं फुमदी। क्या कहते हैं? फुमदी। और इसी फुमदी पर यहाँ पर जो संघाई हिरन पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब ये पत्ते हिलते हैं तो वो हिरन भी जो है हिलते हुए दिखते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो हिरन है ये डांस कर रहे हैं। तो जो केबुल लामजाओ पार्क है ये डांसिंग डियर के लिए भी आपका फेमस हो जाता है कहाँ पर? यह आपका मणिपुर राज्य में हो जाता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है न्यूटन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है टेस्ला, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है एंगस्ट्रॉम, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका कैंडिला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? आपके फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला है।
तो जो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है वह हो जाता है आपका क्या हो जाता है, यह हो जाता है आपका कैंडेला। क्या हो जाता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता के मात्रक के अंतर्गत आता है। अगर न्यूटन की बात करें कि न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन हो जाता है बल का मात्रक। किसका हो जाता है, बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। किसका हो जाता है, बल। टेस्ला की बात किया जाए तो टेस्ला जो हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाता है टेस्ला। और एंगस्ट्रॉम की बात किया जाए तो यह आपके तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाता है एंगस्ट्रॉम। तो ज्योति तीव्रता का जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा कैंडेला। क्या हो जाएगा, कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाता है आपका कैंडेला। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी। ऑप्शन नंबर पहला करा उर्मिला सिंह, ऑप्शन नंबर दूसरा करा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर तीसरा करा मीरा कुमार, या ऑप्शन नंबर चौथा करा सुषमा स्वराज। बताओ लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी। अभी तक मात्र 2 महिलाएं ऐसी हुई जिन्होंने लोकसभा के स्पीकर का दायित्व संभाला है, उसमें भी पहली कौन सी हैं, तो पहली हो जाती है आपकी ऑप्शन नंबर तीसरा मीरा कुमार। कौन, ऑप्शन नंबर तीसरा आपकी हो जाती है मीरा कुमार, पहली महिला स्पीकर बनती हैं लोकसभा की। और अगर बात किया जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देखने को मिलती हैं। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सियरा नेवाडा पर्वत कहाँ पर है। कौन सा, सियरा नेवाडा पर्वत कहाँ पर है, आपके ब्लैक माउंटेन का एक आपका उदाहरण हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। सियरा नेवाडा पर्वत कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा भारत, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कैलिफोर्निया, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका ईरान। तो सियरा नेवाडा पर्वत आपका कहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा कैलिफोर्निया। कौन सा, कैलिफोर्निया इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सियरा नेवाडा पर्वत आपका कैलिफोर्निया के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं रूस। ठीक, तो सियरा नेवाडा पर्वत कहाँ पे आपका कैलिफोर्निया के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। आज का सबसे आसान और सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अमित शाह, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा एस जयशंकर। तो नरेंद्र मोदी तो आपके हो जाएंगे भैया प्रधानमंत्री, एस जयशंकर हो जाएंगे आपके विदेश मंत्री, और अमित शाह जी की बात किया जाए तो अमित शाह हो जाएंगे आपके केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरह से आज हम लोग अपने जीके जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।